हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपनी नई ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है धीरधा क्लासेस। और अगर मैं इस ऑनलाइन क्लास की बात करूं कि इसका क्या बेनिफिट आप लोगों के लिए होगा, तो इसमें हम जो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, जितने भी आपके 11th 12th के अकाउंटेंसी के चैप्टर हैं उन सबको हम डिटेल्ड वे में रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन वीडियोस के थ्रू अराउंड 60 to 70% आपका सिलेबस तो पूरा कंप्लीट होगा, बट 60 to 70% डिटेल्ड में हम चीजों को यहां डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा 100% कराने के लिए तो पूरा साल लगता है बच्चों। तो ये क्लासें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रही हैं। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितनी भी ये क्लासें आती हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है गुडविल। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बेटा, जो आपका ये गुडविल चैप्टर है, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि गुडविल होती क्या है, गुडविल एक सिंपल, कोई भी अगर आपसे पूछें तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। सर इनटेंजिबल एसेट क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट का सिंपल सा मतलब है बेटा, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते। सिंपल सा एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दिल्ली में सबसे फेमस जो छोले भटूरे हैं वो कहे जाते हैं पहाड़गंज में सीताराम छोले भटूरे वाले के। तो जो सीताराम छोले भटूरे वाले हैं बेटा, आप ये चीज देख सकते हो कि उसकी मार्केट में कहीं ना कहीं गुडविल है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है। तो सर हमें कैसे पता उसकी गुडविल है? आप देखोगे बेटा, इस पूरे दिल्ली में या इस करोल बाग या सीपी या इस सारे एरिया में इतने सारे छोले भटूरे वाले हैं, बट सबसे ज्यादा अर्निंग, सबसे ज्यादा कस्टमर उसी के पास है। गुडविल क्रिएट क्यों होती है? हो सकता है आपकी लोकेशन अच्छी हो सकता है आपका टेस्ट अच्छा हो, आपकी सर्विस अच्छी हो, आपकी क्वालिटी अच्छी हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं गुडविल क्रिएट करने के लिए। तो गुडविल का सिंपल मतलब है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं। और अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की, अभी आप 11th में तो नहीं, 12th क्लास में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब जो है सिर्फ एक डेफिनेशन की तरह ही 11th में है। इनको डिटेल में आप अपनी फर्दर स्टडीज में पढ़ोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पूरा का पूरा इंटेंजिबल एसेट से डील करता है, जिसमें आपको इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करने का तरीका और भी कई सारी चीजें जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखी रहती है। और एक मार्क्स का आपका ये सवाल आएगा कि इंटेंजिबल एसेट को कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, तो आप कहोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। जैसे डेप्रीशिएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, और भी अलग अलग स्टैंडर्ड अलग अलग आइटम्स को डील करने के लिए होते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा आपकी, जो आपका ये गुडविल चैप्टर है, इस गुडविल चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो ये गुडविल होती है, ये दो तरह की होती है। एक आपकी गुडविल होती है परचेज गुडविल, और एक आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक है परचेज गुडविल और एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर मैं परचेज गुडविल की बात करूं, तो परचेज गुडविल बेटा वो गुडविल होती है जिसको आप किसी से खरीदते हैं। सपोज करो आपका कोई बिजनेस है ज्वेलरी का, मैंने उस बिजनेस को एक्वायर्ड किया, और जब मैंने उस बिजनेस को एक्वायर्ड किया बेटा, तो आपने ये कहा कि हमारे बिजनेस की मार्केट में बहुत रेपुटेशन है, हमारा अच्छा खासा नाम है, तो हम आपसे गुडविल के पैसे भी लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आपको गुडविल की भी पेमेंट करी।
तो उसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। अगर परचेज गुडविल का मैं आपको सिंपल सा मतलब बताऊं कि जब भी आप किसी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं तो उस वक्त आपने उसकी गुडविल को खरीदने का अमाउंट पे किया है, तो वो आपकी है परचेज गुडविल। और जो आपको ध्यान रखना है, परचेज गुडविल को आप अपनी बैलेंस शीट में शो करते हो। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेटा एक ऐसी गुडविल है जो आपने खुद जनरेट करी है, जिसके लिए आपको किसी को पैसा नहीं देना पड़ा, आपने बहुत मेहनत करी, हो सकता है अपनी क्वालिटी को इंप्रूव किया, अपने कस्टमर सर्विस को इंप्रूव किया, अपने प्राइस को रीजनेबल रखा, तो इस वजह से आपने खुद अपनी एक मार्केट में पहचान बनाई। तो जो आपकी ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है बेटा, इस गुडविल को आप अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करते, इसका बस टाइम टू टाइम पे वैल्यूएशन होता है। सर टाइम टू टाइम पे वैल्यूएशन होता है? हाँ। आपने क्या करा, जो आपकी फर्स्ट बुक है पूरी की पूरी पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपका कोई नया पार्टनर आपके फर्म में आ रहा है तो आप गुडविल को निकालोगे और एडमिशन के चैप्टर में जो उस गुडविल का ट्रीटमेंट है वो करोगे। रिटायरमेंट का आया पार्टनरशिप में तो गुडविल की वैल्यूएशन होगी, देन उसके बाद बेटा उस गुडविल का जो ट्रीटमेंट करना होगा हम करेंगे। जब पार्टनर्स आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं तब भी आप उस गुडविल का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, यहां तक तो आप अपने 12th में पढ़ते हो। आगे आप देखोगे फर्म का अमालगमेशन होता है, दो फर्म आपस में मर्ज होती हैं, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को सेल करते हो, तो हर सिचुएशन में आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल टाइम टू टाइम पे इसका वैल्यूएशन होता है और इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है वो हम करते हैं। तो ये गुडविल चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने वाले हर चैप्टर में बच्चों रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर हम सिंपल फंडा है, अगर हम अपने परचेज गुडविल की बात करें, किसकी बात करें बेटा? परचेज गुडविल की अगर हम बात करें तो परचेज गुडविल का सिंपल सा मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको निकाला कैसे जाता है। मान लो एक एक्स लिमिटेड है, वो वाई लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर कर रहा है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का क्या कर रहा है? बिजनेस एक्वायर कर रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो हम उसकी क्या लेते हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज। बिल्कुल। तो अगर हमने वाई का बिजनेस एक्वायर करा तो वाई के पास थी, मान लो आप 10 लाख की एसेट, ठीक है, और वाई के पास कुछ लाइबिलिटीज थी और उन लाइबिलिटीज की वैल्यू थी 3 लाख। ठीक है सर, एसेट और लाइबिलिटीज तो बराबर होती हैं, आप यहां लाइबिलिटीज 3 लाख कैसे लिख रहे हो? बेटा लाइबिलिटी साइड पे मौजूद हर चीज प्योर आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं होती। आपका कैपिटल, आपके रिजर्व ये थोड़ी बिकते हैं। आप अपना बिजनेस बेच रहे हो तो आप अपने रिजर्व्स को, अपने कैपिटल को थोड़ी बेच दोगे। तो कहने का मतलब है कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर किया, 10 लाख की एसेट, 3 लाख का लाइबिलिटीज। तो मुझे यानी कि एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड को कितना पेमेंट करना चाहिए? 7 लाख। बिल्कुल। अगर मैं आपसे 10 लाख की कोई चीज ले जाऊं तो मुझे आपको कितने रुपए देने चाहिए? 10 लाख। लेकिन अगर मैं उस 10 लाख के साथ साथ 3 लाख की लाइबिलिटीज भी ले जाऊं तो मुझे आपको कितने की पेमेंट करनी चाहिए? सिर्फ 7 लाख की, क्योंकि आपकी जो एसेट है 10 लाख की मैंने ली है, उसमें से 3 लाख तो मेरे लाइबिलिटीज को पे करने में लग जाएंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है बेटा कि मेरे को, आपको यानी कि एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड को 7 लाख रुपीस पे करने चाहिए। लेकिन एक्स लिमिटेड ने जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड किया, मतलब जो प्राइस डिसाइड हुआ जिसमें आपको बिजनेस खरीदना है, वो हुआ 8 लाख रुपीस का। तो इसका मतलब जो ये एक्स लिमिटेड 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है वो किस चीज के दे रहा है? गुडविल के। तो परचेज गुडविल का आपका 12th में सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक को फॉलो करते हैं तो एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया। अब हम आगे अपने मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है, गुडविल को निकालने के कितने मेथड हैं और कैसे कैसे हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो अगर मैं मेथड की बात करूं बेटा,
तो गुडविल निकालने के लिए बेसिकली 3 मेथड आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर आप जो दूसरा मेथड पढ़ेंगे बेटा उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर आप जो थर्ड मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या नाम है? कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट भी दो तरीके से है। एक बेटा आपका पड़ता है सिंपल एवरेज, और दूसरा जो है आपका वो होता है वेटेड एवरेज। कौन सा होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट सिर्फ सुपर प्रॉफिट है। और अगर कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो ये भी दो तरह का है। एक है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड जब तक नहीं आएगा तब तक आप कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं कर सकते। कैपिटलाइजेशन मेथड करने के लिए बेटा आपको एवरेज और सुपर आना जरूरी है, क्योंकि इसी का इनमें यूज है। तो आज हम अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से चीजों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। और उसके साथ ही मैं आपको समझाऊंगा। आपको बेटा सबसे पहले ईयर गिवन होगा, ठीक है। फिर आपको गिवन होगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में ये जो आपका एग्जांपल है, फिर आपको एक चीज गिवन होगी, यहां पे आपको लिखा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। और आपसे कहेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करो। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, एवरेज प्रॉफिट अगर जब भी बोलेगा तो आप सिंपल मेथड को यूज करेंगे। जिसका सिंपल क्या तरीका है, ध्यान से आपको सबसे पहले ध्यान रखना मेरी बात। अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूं, आपको सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट, जो भी आपको, या लॉस, लॉस होगा तो आप माइनस करोगे और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। ये बताओ अगर आप इन सबका सम करेंगे 20, 80, 60 प्लस 40 तो इसका टोटल कितना आएगा? 2 लाख। और डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। तो स्टेप नंबर 1 आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। अब अगर हम बात करें स्टेप नंबर 2 की, तो आपका जो गुडविल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? जो अभी अभी आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ परचेज ईयर से। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला आपने? 50,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर इज 3, तो 1,50,000 क्या हो गया बेटा? आपका वैल्यू ऑफ गुडविल हो गई। तो ये आपका एक सिंपल साधारण सा सवाल है जिसमें मैंने आपको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 बताया। कुछ नहीं करना, एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ परचेज ईयर से,
आपकी गुडविल निकल गई। अब सर ये तो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, जब भी बोलें तो इसका मतलब है सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर ये इसी सवाल को दें और ये बोले कि हमें इसको वेटेड एवरेज से करके दिखाओ, तो क्या प्रॉब्लम है? वेटेड एवरेज से कर देते हैं इसको, ठीक है। ये जितना भी पीडीएफ है बेटा, जो भी मैं यहां लिखवा रहा हूं, इसका पीडीएफ बना के मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी आप इस बात की चिंता ना कीजिए कि ये कैसे हमें नोट्स मिलेंगे, वो सारा हमने प्रोसीजर देख रखा है। तो चलिए इसको हम रब करते हैं। और यहां सिंपल की जगह हम लिखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो वेटेड एवरेज में आपका थोड़ा सा स्टेप ये बढ़ जाता है कि आपको यहां इन सबको देना पड़ता है एक वेट। क्या देना पड़ता है? वेट। जैसे इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अगर आगे भी कुछ होता तो उनको भी आप वेट देते, और देन आपको निकालना पड़ता है वेटेड प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ता है? वेटेड प्रॉफिट। सर वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है? मान लो अगर ये आपका ए है और ये बी है, और ये होता है ए इंटू बी, तो 20,000 इंटू 1 20,000, 80 इंटू 2 160, 60 इंटू 3 180, 40 इंटू 4 1, 180, 40 इंटू 4 160। अगर आप इन सबका सम करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है बेटा? 16 16 32 40 520। अब आप एवरेज प्रॉफिट की तरह क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? वेट का सम करो, आप ऊपर लिखोगे वेटेड प्रॉफिट जो आपने अभी निकाला है, और इसको डिवाइड करोगे वेट से। तो आपका वेटेड प्रॉफिट कितना है? 520। आपका वेट कितना है? 10। 1 2 3 4 नंबर ऑफ ईयर से मत कर देना। तो आपका आंसर कितना आ गया? 52,000। तो स्टेप नंबर 1 ये हो गया। और अगर हम बात करें स्टेप नंबर 2 की, तो वहां पे हम निकालेंगे गुडविल। सर गुडविल कैसे निकलेगी? अब की बार हमें लिखना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 52,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना था? 3। और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1,56,000। तो ये है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिससे कि गुडविल निकलती है। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान है। बेटा अगर ये इतना आसान होता तो आपको कहीं ना कहीं 9th-10th के चैप्टर में एक गुडविल का चैप्टर भी दे दिया होता मैथमेटिक्स में। बट ये इतना आसान नहीं है बेटा। अब इसमें आती हैं कुछ एडजस्टमेंट। क्या आती हैं? कुछ एडजस्टमेंट। और अगर हम बात करें एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट क्या है, उनको कैसे किया जाता है, इस बारे में आज हम ये सारी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बेटा अगर मैं बात करूं एडजस्टमेंट की, किसकी बात करूं? एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट का सिंपल मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां ईयर गिवन होंगे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लो 1920, 2021, 21, 22। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। आपको यहां गिवन होगा प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस क्या कौन सा होता है?
जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट लॉस यहां पे लिखा जाएगा। वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहां करनी है कुछ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का सिंपल मतलब है या तो आपने यहां कुछ प्लस करना है या तो कुछ माइनस करना है, और फिर जाके आपका यहां निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, जिसके बेस पे गुडविल निकलेगी। मतलब इन प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट। तो बच्चों का पहला सवाल कि एडजस्टमेंट क्यों। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा। आप मुझे बताओ कि इन प्रॉफिट्स का यूज करके या इन फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट या लॉस यूज करके हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस है गुडविल को कैलकुलेट करना। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं या ऐसे लॉसेस होते हैं या ऐसे इनकम होते हैं जिनको गुडविल निकालते वक्त हम कंसिडर नहीं करते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल फंडा है। मेरा एक अच्छा खासा बिजनेस है, मान लो कोचिंग सेंटर का बिजनेस है, जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और बच्चे पढ़ते हैं और मुझे फीस पे करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताना, मैंने इस साल कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगाया, मैंने कुछ बैंक में एफडी भी कराई इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जरूरी है बेटा। तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी, अगर जो मैंने एफडी करी है उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, जो मैंने शेयर मार्केट में मनी इन्वेस्ट किया उस पर मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो आप मुझे ये बात बताओ कि क्या मेरे को अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, मेरे को अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए बच्चे मुझसे पढ़ने आएंगे। अरे यार सर तो कितना अच्छा डिविडेंड कमाते हैं, कितना अच्छा इंटरेस्ट कमाते हैं। तो इन सबको देख के कोई भी मुझसे पढ़ने नहीं आएगा। मेरे से अगर कोई बच्चा पढ़ने आएगा तो वो मेरी सर्विस की वजह से आएगा, कि मैंने उनको कैसे सर्व किया, मैंने उनको कैसे पढ़ाया, मैंने उनके डाउट क्लियर करे या नहीं करे। तो बिजनेस में आपके बिजनेस की एक्टिविटीज के अलावा, बिजनेस के ऑपरेशंस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस और ऐसे लॉसेस होते हैं बेटा, जिनका हमारी गुडविल से कोई लेना देना नहीं होता। आप बिट्टू टिक्की वाले के वहां टिक्की खाने जाते हो क्योंकि दिल्ली में वो सबसे ज्यादा फेमस है। अब एक दिन बेटा उसके गोडाउन में थोड़ी सी आग लग गई और उससे थोड़ा सा उसका मटेरियल जल गया। तो उसने क्या करा, उस मटेरियल को फेंका और नया मटेरियल खरीद के ले आया और फिर आपको टिक्की बना के देने लग गया। तो बताओ, क्या आप बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की खाना बंद कर दोगे? क्यों? क्योंकि उसके गोडाउन में आग लग गई थी। अरे बिजनेस है, इस बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस होता रहता है, ठीक है। तो सिंपल फंडा है बेटा, अगर मान लो किसी की फैक्ट्री में आग लग जाती है, आप बताओ बेटा, नेस्ले की आप मैगी खाते हो, अगर नेस्ले की किसी इंडिया की फैक्ट्री में छोटी सी आग लग जाए और उनका माल जल जाए, तो आप नेस्ले की मैगी खाना बंद कर दोगे? क्यों? क्योंकि यार उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। नहीं बेटा, हमेशा याद रखना, गुडविल आपकी जो कोर एक्टिविटी है, आप अगर नेस्ले का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, इससे उसकी गुडविल बनती है, ना कि उसके वहां आग अगर अचानक से कभी लग जाए उसकी वजह से। तो एक बिजनेस को बहुत सारे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन होते रहते हैं जिनका गुडविल पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, तो उनको हम गुडविल कैलकुलेट करते वक्त हटा देते हैं। तो उन्हीं एडजस्टमेंट को मैं बताऊंगा कि इन प्रॉफिट्स में से उनको प्लस और माइनस कब कब करना है, ठीक है। तो चलिए बेटा, अगर हम बात करें एडजस्टमेंट की, तो सबसे पहला, ये ध्यान से सुनना, बस यही मेन है और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। एबनॉर्मल लॉस, अगर आप कभी भी कोई एबनॉर्मल लॉस देखोगे तो उसको प्लस करोगे, और अगर आप कभी भी कोई एबनॉर्मल गेन देखोगे तो उसको माइनस करोगे। एबनॉर्मल लॉस जैसे लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, ठीक है। और एबनॉर्मल गेन जैसे कभी कभी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है क्योंकि आपके वहां आग लगी थी या कुछ। बेटा सिंपल फंडा है, एबनॉर्मल लॉस अगर कभी भी हो रहा है तो उससे आपकी गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप एडबैक करोगे और एबनॉर्मल गेन को माइनस। सर ऐसा क्यों? देखो, एबनॉर्मल लॉस ने आपके प्रॉफिट को कम किया होगा,
अब आपको उसके इंपैक्ट को हटाना है तो उसको एड बैक करना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन को माइनस। सेकंड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को अगर आपको बेचने पर लॉस हुआ तो प्लस, और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पे क्या करोगे आप, माइनस। सर ये क्या है बेटा, सिंपल फंडा है। मान लो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैंने अपना पुराना एसी बेचा, इस पुराने एसी की बुक वैल्यू मेरी बैलेंस शीट में थी 10,000 की, मैंने इसको 8 में बेच दिया, तो क्या बच्चे क्लास से उठ के चले जाएंगे कि सर आपने अपना एसी लॉस में क्यों बेच दिया? अरे सिंपल फंडा है, गुडविल हमेशा आप जो काम कर रहे हो उसको कैसे कर रहे हो उससे बनती है। अपने फिक्स एसेट को बेचने पर होने वाले लॉस या प्रॉफिट से गुडविल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए जो लॉस हुआ होगा उसने प्रॉफिट को आपके कम किया होगा, अब उसके इंपैक्ट को हटाएंगे कैसे, प्लस करके। और फिक्स एसेट को बेचने पर अगर लॉस हुआ है तो उसको क्या करेंगे, माइनस। तीसरा सिंपल सा फंडा है बेटा, ये ध्यान से रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर considered as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये क्या चीज है, इसको करते हैं प्लस, अभी बता रहा हूं। और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको माइनस करते हैं। बेटा ये इतने बड़े बड़े नाम है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका सिंपल मतलब है आपने कोई एसेट खरीदी और उसको एक्सपेंस दिखा दिया, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जब आप किसी एसेट को एक्वायर करते हो। मान लो एक सिंपल सा फंडा, आपने साइकिल खरीदी 5 अपने बिजनेस के लिए, लेकिन आपने उसको दिखा दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, आपने ली थी एसेट, उसको दिखा दिया एक्सपेंस। तो ऐसी सिचुएशन में आपने गलत एक्सपेंस दिखाया है, वो आपका खर्चा नहीं था, वो आपकी एसेट थी, तो इसलिए इसको एड बैक करना है। और अगर मैं इसकी बात करूं, आपने मान लो मशीनरी कराई रिपेयर, और मशीनरी को रिपेयर कराने पर आपने बेटा उसको क्या कंसीडर कर लिया, एसेट। आपने जब भी मशीनरी रिपेयर कराओगे तो वो आपका खर्चा है, आपने उसको मशीनरी अकाउंट में ऐड कर दिया, तो आपने खर्चे को एसेट दिखा दिया, तो इसलिए इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, ध्यान से सुनना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता है माइनस। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है प्लस। ये क्या चीज है बेटा, आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, और उस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे आता है ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, आपका क्लोजिंग स्टॉक था 10,000 का, आपने उसे 15,000 का कर दिया, तो इससे क्या होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे होता है, जितना उसे बढ़ा के दिखाओगे प्रॉफिट उतना बढ़ जाएगा, तो इसलिए उसके इंपैक्ट को करेक्ट करने के लिए हम माइनस करें। और अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो मतलब जितना क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड रहेगा, आपका प्रॉफिट भी उतना क्या रहेगा, कम रहेगा,
इसलिए उसको सही करने के लिए ऐड बैक करें। अगर हम बात करें ओपनिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में होता है, जितना ज्यादा दिखाओगे प्रॉफिट उतना कम होगा, तो इसलिए उसको क्या करेंगे बेटा, माइनस। और आपका ओपनिंग स्टॉक जितना कम होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, इसलिए उसको क्या करेंगे बेटा, हम प्लस करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है यहां पे, और मैं इसको एक तरीके में बता देता हूं आपको। देखो ओपनिंग स्टॉक होता है डेबिट साइड पे, तो इसमें हो गया डायरेक्ट रिलेशन, ये ओवर वैल्यूड है तो प्लस, अंडर वैल्यूड है तो माइनस। और अगर मैं बात करूं क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक होता है क्रेडिट पे, ये अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका इनवर्स रिलेशन है, अगर ये ज्यादा होगा तो माइनस, और अगर ये कम होगा तो प्लस। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख लेना, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बेटा अगर हम आगे बात करें, कुछ छोटी छोटी बातें रह गई हैं। एक होता है रेकरिंग नेचर एक्सपेंस, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा ये वो खर्चा है जो हर साल होता है, आपको लिखा होगा और भी कोई खर्चा हो सकता है कि ये हर साल होता है, बट हम इस साल इसको करना भूल गए, तो आप इसको करोगे माइनस। सर क्यों? क्योंकि ये वो खर्चा है जो हर साल होता था। क्या आप फैक्ट्री का फायर इंश्योर हर साल कराते हो? हाँ। अगर इस साल कराना भूल गए, आपका खर्चा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप इसको माइनस करोगे क्योंकि ये खर्चा रेकरिंग नेचर का है, हर साल होता है। और फिर कभी कभी आ जाता है पार्टनर्स रेमुनरेशन। अगर आप सब लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है फंडामेंटल पार्टनरशिप में, तो पार्टनर का रेमुनरेशन आपको पता होना चाहिए, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। जिसका कहने का सिंपल मतलब है कि जब आप अपने पार्टनर रेमुनरेशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हो, लेकिन आपको गुडविल निकालने के लिए जो प्रॉफिट गिवन होते हैं वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले होते हैं। तो एक पार्टनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी फर्म की गुडविल को बनाने में या बिगाड़ने में। तो उसको दिए जाने वाले रेमुनरेशन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है। इसलिए जिस भी क्वेश्चन में ये गिवन होगा, इसको क्या करोगे बेटा, माइनस करोगे। सर क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं होता, क्योंकि ये पीएनएल का आइटम होता ही नहीं है। तो और जो आपको गिवन होते हैं प्रॉफिट गुडविल के क्वेश्चन में, वो पीएनएल के होते हैं, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट है, एक बार छोटे से रिवाइज कर लो कि अगर आपको कभी भी एबनॉर्मल लॉस, ये तो रिवर्स है, एबनॉर्मल लॉस तो प्लस, एबनॉर्मल गेन तो माइनस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो प्लस, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो माइनस करेंगे। अगर आपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को मतलब एसेट खरीदा, एक्सपेंस मान लिया तो प्लस, एक्सपेंस किया एसेट मान लिया तो माइनस। उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक में डायरेक्ट रिलेशन, अगर ओवर वैल्यूड है तो प्लस, अंडर वैल्यूड है तो माइनस। क्लोजिंग स्टॉक में इनवर्स रिलेशन, अगर ओवर वैल्यूड है तो माइनस, अंडर वैल्यूड है तो प्लस। और उसके साथ साथ रेकरिंग नेचर के एक्सपेंस तो माइनस, पार्टनर का रेमुनरेशन माइनस। एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, इन दोनों में आपको डेप्रीशिएशन का भी थोड़ा सा तड़का देखने को मिलेगा। उस डेप्रीशिएशन के तड़के को बेटा हम किसी क्वेश्चन के जरिए आपको समझाएंगे। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इसके बाद आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए बेटा हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, और उन क्वेश्चंस की शुरुआत हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच बच्चे, और मैं आपसे कहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे इस चैनल का नाम है धीरधा क्लासेस। थैंक यू बच्चों।